हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एल्कलिनिटी के बारे में बता दिया था। एल्कलिनिटी होती क्या है, किस वजह से होती है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो एल्कलिनिटी मिलती है वो OH नेगेटिव आयन की वजह से मिल सकती है, आपके कार्बोनेट आयन की वजह से मिल सकती है, बाइकार्बोनेट के आयन की वजह से मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, और ये कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इस वाले लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम पानी के अंदर कितनी एल्कलिनिटी है इस चीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है इसको मेजर करने का वो है हमारा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता क्या है, इसमें हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, उसमें हम डालते हैं हमारा H2SO4, उसके अंदर हम डालते हैं हमारा H2SO4। ठीक है। नीचे हमारे पास यहां पर एक बीकर होता है या फिर फ्लास्क होता है, इसके अंदर पानी होता है जिसकी हमें एल्कलिनिटी निकालनी है। तो यहां पे धीरे 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 आपका H2SO4 इसके अंदर डालते जाते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, पीएच निकालते जाते हैं कि भैया इसका पीएच कितना है। समझ आ गई बात। पहले इनिशियल निकालेंगे, फिर धीरे 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 हम इसका पीएच निकालते जाते हैं। तो यहां पर इस तरीके से हम इसकी एल्कलिनिटी निकालते हैं। अभी एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे हम पीएच नाप रहे हैं, क्यों नाप रहे हैं, कब रुकना है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। क्लियर है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो यहां पे H2SO4 यूज करते हैं, हम जो यहाँ पे H2SO4 यूज करते हैं वो यूज करते हैं हमारा 0.02 नॉर्मल का। नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी है, 0.02 नॉर्मल। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम इसमें H2SO4 ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और केमिकल क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। बेटा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो पानी है इसकी निकालनी है एल्कलिनिटी। और एल्कलिनिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। तो यहाँ पे जो भी आपकी केमिकल सॉरी जो भी आपके यहाँ पे कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपके यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ना, कितना H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज करेगा वो हमें देखना है। तो ऑब्वियसली बात है हम H पॉजिटिव आयन डालेंगे। तो यहाँ पे जो H2SO4 है वो आपका यहाँ पे क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, भैया एसिड है H2SO4। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये सारे कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे आपके OH नेगेटिव है, CO3 ट्वाइस नेगेटिव है, CO3 नेगेटिव है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, वो क्या करेंगे, वो सब H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। आई होप बात समझ आ गई, इसलिए हम H2SO4 डाल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम 0.02 नॉर्मेलिटी का ही क्यों डाल रहे हैं, 0.03 भी डाल सकते हैं, 0.1 भी डाल सकते हैं, 0.02 नॉर्मेलिटी का ही क्यों डाल रहे हैं। इसका भी एक रीजन है। आप डाल सकते हो, आप 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का, 5 का, 6 का, 10 का, किसी का भी डालो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छा रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं यहां पर 0.02 नॉर्मेलिटी का H2S, इसको एक काम करता हूं, अगले पेज लिखता हूं। अगर मैं यहां पे 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 यूज कर रहा हूं, तो यहां पर 1 ml ऑफ 0.02 normal H2SO4 used will indicate an alkalinity of 1 milligram in the form of CaCO3। अगर हम इसका 1 ml यूज करेंगे 0.02 नॉर्मल, सुनिए इस बात को, यहां पे टेस्ट में आप यहां पे ड्रॉप डाल रहे हैं, आप इसको नॉब खोलते हैं, इसके नीचे यहां पे गिरती रहती है यहां पे H2SO4। तो ऑब्वियसली बात है ये लेवल धीरे 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 करके नीचे आएगा। तो यहां पे कितना आपका H2SO4 यूज हुआ है आप मेजर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो यहां पर जितने ml यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर 10 ml यूज हुआ है 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4, इसका मतलब है पानी में जो एल्कलिनिटी है वो यहां पे कितनी है, 10 मिलीग्राम है इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 आपकी यहां पे एल्कलिनिटी 10 मिलीग्राम है। इस चीज को आपको याद रखना है।
ठीक है, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। ये जो 0.02 नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा 0.02 नॉर्मल H2SO4 है। ठीक है, मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.02 है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? एक नॉर्मेलिटी NORMALTY, ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? वो होती है आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं? तो अगर यहां पे 0.02 नॉर्मेलिटी है, इसका मतलब यह है कि यहां पे 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट हैं ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर। बात समझ आ गई? सुने इस बात को। हमने जनरली क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ना होके हम उसे क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं ना। कैसे करेंगे? पानी डालते हैं उसमें। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, जो बनाया है वो यहाँ पे 1 लीटर लिया है। उसके अंदर कितना है? 0.02 ग्राम आपका ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 है। आई होप बात समझ आ गई। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो यहां पर अगर 1 लीटर में 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट है H2SO4 के, तो 1 ml में कितने होंगे? 1 लीटर में इतने हैं, 1 ml में कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो 1 ml में आपके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? 0.02 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां पर आ जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए इसके नीचे, चलो यहां एक और पेज लगाया तो मैं। अब देखिए, तो मैंने बोला 1 ml 0.02 नॉर्मल का H2SO4 आपका 1 मिलीग्राम ऑफ एल्किलिनिटी देता है इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। ठीक है, जरा यहां देखिए, अगर मैं 1 मिलीग्राम की बात कर रहा हूं CaCO3 की, तो इसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है CaCO3 के? क्या निकाल सकते हो? मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल वेट जो दे रखा है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये तो बता रखा है। तो टोटल वेट जो यहां पे है वो है आपका 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50। कैसे निकालेंगे? इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट, ये 50 ग्राम से ग्राम को 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। बात समझ आ गई? 1 मिलीग्राम में कितने होंगे? इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। और आपको मैंने बता रखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो यहां पे लिख सकता हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। समझ आ गई बात? तो यहां पर 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। यही होगा। ये जो इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो किस में है? 1 ml में है, 1 ml ऑफ H2SO4। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है CaCO3 के किस में है? 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां पे अगर जो इस टेस्ट में 1 ml ऑफ H2SO4 यूज हो रहा है, इट विल इंडिकेट एन एल्कलिनिटी ऑफ 1 मिलीग्राम इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको याद कर लो।
बाय चांस आपको एग्जाम में 0.02 नॉर्मल नहीं दिया होता, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आपको फॉर्मूला बना के दे दे रहा हूं, x इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सैंपल ऑफ वाटर इन ml। सुनिए इस बात को। तो यहां पर ये जो H2SO4 यूज हो रहा है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? n जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, यहां पर जो ये जो पानी है, इसका वॉल्यूम कितना है इन ml, तो यहां पे रखेंगे, क्योंकि हम जनरली जो टेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा 1 लीटर पूरा नहीं लेते, थोड़ा सा ले लेते हैं उसके अंदर। इन ml यहां रख देंगे। तो ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात 1000 से क्या होगा? सुनिए इस बात को, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1000 ऊपर चले जाता है, तो ये 1000 कहां से आया? आपको समझ आ गया, क्लियर है? सर ये 50 कहां से आया? ये 50 है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, क्लियर है? और यहां पर x क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज, कितना हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं कितना, अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं अपना 0.02 नॉर्मेलिटी का, तो यहां पे x ml इंटू n/50, यही तो 0.02 नॉर्मेलिटी होगी, इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर आपका सिंपल सी बात है, जितने ml यूज हो रहा है, एक काम करते हैं, n/50 की जगह वही लिखते हैं, हम 0.02 नॉर्मेलिटी का यूज कर रहे हैं ना, तो यहां पर आपका 0.02 आ जाएगा सिंपल। n को लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मेलिटी को मैंने सिंपल यहां पे लिख दिया। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। 1000 तो आपका वॉल्यूम की वजह से आया है, ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? दिस विल सिंपली इंडिकेट योर एल्कलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, उसी कंसंट्रेशन दे देगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है सैंपल के। पहले तो सिंपल यहाँ पे क्या दे रहा था? यहाँ पे तो मास दे रहा था। अगर इस वाले मास को डिवाइड कर दोगे सैंपल की वॉल्यूम से, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है वॉल्यूम ऑफ द सैंपल से। तो यहां पे अगर 1 ml यूज होगा तो 1 मिलीग्राम आएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है? आई होप बात समझ होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिंपल कंसंट्रेशन किस में दे देगा? इन द कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, या फिर एल्कलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। एल्कलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 ये आपको यहां पर दे देगा। क्लियर होगी बात? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये तो आपका हो सकता है, क्या नाम है, गेट का अगर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, नॉर्मेलिटी चेंज कर देंगे, क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? चलिए सिंपल सा आपको मैंने बता दिया है, जितनी नॉर्मेलिटी का हो वहां पे लिखो m50, ये फॉर्मूला मैंने आपको बनाकर दे दिया। चलिए अब आते हैं वापस अपने टेस्ट पर। तो ये मेरे पास यहां पर क्या था? ब्यूरेट था, जिसके अंदर हमारा H2SO4 था। और यहां पर हमारा पानी है, दिस इज वाटर। चलिए अब सुनिए इस बात को, जब भी हम टेस्ट करते हैं, जनरली हम जो टेस्ट करते हैं, हम अभी समझाने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां पे एनालिसिस के लिए, फॉर एनालिसिस मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पानी का जो pH है, अभी समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है उसका pH, जो pH है इट इज मोर देन 10.2,
10.2 या मोर देन 10, सिंपल सी बात। क्लियर है सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पीएच कम होगा तो आपका यहां पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम आएगी। सुनो इस बात को, सुनो इस बात को। तो यहां पर एक होता है पीएच। पीएच का मतलब होता है कितना, ये बताता है कि पानी आपका एसिडिक है या फिर आपका यहां पे बेसिक है, ये बताता है पीएच वैल्यू। ये तो पता होगी आपको। पीएच जो होगा, जितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही पीएच कम होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच कम। जितना आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं ऐसा पानी जिसका पीएच जो है वो आपका 10.2 से ज्यादा है। इसका मतलब है हम यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो पानी है वो आपका यहां पे एल्कलाइन है। ठीक है, वो उसका पीएच जो है 10.2 है। इसका मतलब ये है कि इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो यहां पर समझाने के लिए कि भैया OH नेगेटिव आयन किस तरीके से यहां पे रिएक्ट करता है, किस पीएच पे रिएक्ट करता है, तो ये चीज बताने के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पीएच 10.2 से ज्यादा लेते हैं। चलिए, दूसरी चीज यहां पर एक और पॉइंट आता है कि आपकी जो OH नेगेटिव आयन है और HCO3 नेगेटिव आयन है, दे डू नॉट को एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी जब पीएच जो होगा वो कम होगा। जब पीएच जो होगा वो कम होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर है बात? आई होप बात समझ आ रही है। लेकिन ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है ये तो आपको पीएच लेस देन 8.3 पे ही मिलते हैं। तो अगर पीएच कम है तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम, तो दोनों को एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इसमें मैं क्या एजम्पशन मानूं? कोई एजम्पशन थोड़ा है, ये सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि OH नेगेटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन जो है दे डू नॉट को एग्जिस्ट। ये दो मेरे यहाँ पे क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब सुनिए, मैं एक मिनट कॉपी कर लूँ यहाँ से, बार बार बनाना पड़ रहा है। इसको साइड में हम कर देते हैं। चलिए अब सुनिए, बहुत ढंग सुनिएगा। तो यहां पर मेरा H2SO4 है। कौन सी उसका है? 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 है। ठीक है, यहां पे जो पानी है वो पीएच उसका क्या है? 10.2 से ज्यादा है। जैसे जैसे ये H2SO4 मैं इसके अंदर डालते जाऊंगा पानी के अंदर, तो पीएच जो है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? जो पीएच जो है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, पीएच जो है वो आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी एसिडिक होते जा रहा है और जैसे जैसे एसिडिक होते जाएगा वैसे वैसे पीएच जो होता है कम होते जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर हम जो देखते हैं ग्राफ, यहां पे हम जो ग्राफ देखते हैं वो कुछ इस तरीके का आता है कि यहां पर जैसे जैसे पीएच हम H2SO4 डालते जाते हैं वैसे वैसे पीएच जो है वो कम होते जाए। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस पे आपका पीएच है। ठीक है, तो यहां पे जैसे जैसे H2SO4 डाल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे पीएच कम होते जा रहा है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया था पीएच जो है 10.2 से ज्यादा है, 10 से जनरली ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे OH नेगेटिव आयन भी होंगे। ठीक है, और यहां पे आपके कार्बोनेट आयन भी होंगे। और आपको मैंने बताया कि यहां पर जो आपका H बायकार्बोनेट आयन है, जो आपके बायकार्बोनेट आयन है वो जनरली आपके 8.3 के नीचे मिलते हैं।
समझ आ गई बात? चलिए, तो यहां पर अब बहुत ढंग से सुनिएगा, यहां पर मेरा जो पीएच है वो अभी हम कितना लेके चल रहे हैं, ज्यादा लेके चल रहे हैं, 10.2 से ज्यादा लेके, कुछ भी हो सकता है वो 11 12 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं H2SO4 डालूंगा, तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव आयन आए हैं वो किससे रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे OH नेगेटिव आयन से, वो रिएक्ट करेंगे आपके कार्बोनेट आयन से, और यहां पर बना देंगे आपका H2O और यहां पे बना देंगे आपका HCO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। एक H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, HCO3 नेगेटिव आयन बना देगा। आई होप बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या हो गया, जितना आपका यहां पर CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन हमारा कंज्यूम हुआ, ठीक है, उतना तो ये और बन गया। अब जो ये और बन गया है इसको अगेन H पॉजिटिव आयन चाहिए होगा, इसको अगेन H पॉजिटिव आयन चाहिए होगा टू फॉर्म H2CO3 टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयन। समझ आ गई बात? टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयन। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर एक OH नेगेटिव आयन को एक ही H पॉजिटिव आयन चाहिए टू गेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, लेकिन यहां पर एक कार्बोनेट आयन को 2 H पॉजिटिव आयन चाहिए टू गेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। एक बनाएगा HCO3 नेगेटिव आयन और दूसरा बनाएगा H2CO3। तो यहां पर एक को 2 चाहिए। क्लियर? आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम H पॉजिटिव आयन डालते हैं, इट कंज्यूम्स योर caustic alkalinity and converts carbonate alkalinity to bicarbonate alkalinity। ठीक है, समझ आ गई बात? फिर जब आपका pH 8.3 आता है, जब pH 8.3 आता है तब तक ये काम पूरा हो चुका होता है। तब तक ये काम जो हम बोला कि OH नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो जाता है आपका H2O में और कार्बोनेट आपका SCO3 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है एट द pH ऑफ 8.3। क्लियर है सर? हमें कैसे पता चलेगा कि pH 8.3 आ गया है? उसके लिए बेटा हम यहां पर क्या करते हैं, पानी के अंदर एक इंडिकेटर डालते हैं। हम पानी के अंदर एक इंडिकेटर डालते हैं, वो इंडिकेटर होता है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो होता है ये आपका एक बेसिक इंडिकेटर है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे। इसकी स्पेलिंग तो सही लिखी है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फिनोप्थलीन, ठीक है, PHT, हाँ ठीक है। फिनोप्थलीन जो होता है ये होता है आपका एक बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो वर्किंग रेंज है, वो आपका बेसिक मीडियम है, वो आपका बेसिक मीडियम। इसका मतलब क्या है, देखिए फिनोप्थलीन जो होता है कलरलेस होता है, फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसे बेसिक मीडियम मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में, वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। एसिडिक ये होता है बेस में, और एसिडिक मीडियम में वो कोई कलर नहीं देता है, वो कोई कलर नहीं देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पानी ले रहे थे स्टार्टिंग में, उसका pH जो था वो आपका मोर देन था 10.2। इसका मतलब है जब मैं इसके अंदर फिनोप्थलीन डालूंगा तो ये पानी जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। पिंक कलर लाओ, पिंक कलर ये रहा, ये पानी जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका H2SO4 डालूंगा pH जो है वो कम होगा, pH कम होगा, जैसे ही एसिडिक मीडियम के आसपास आएगा ये पिंक कलर एकदम से गायब हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि एसिड में फिनोप्थिलीन कोई भी यहां पे कलर नहीं देता है, ठीक है। इट इज देयरफॉर इट इज नोन एज बेसिक इंडिकेटर। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए, ये जब बता ही रहा हूं तो आगे बता देता हूं। एक और हमारे पास यहां पे इंडिकेटर आगे यूज करेंगे, वो होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसको हम बोलते हैं एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर क्यों? क्योंकि जब इसको हम, ये एक्चुअल में इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ठीक है। जैसे ही इसको हम डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, और बेसिक और पानी में वो आपका येलोइश कलर देता है। येलोइश कलर क्या होता है? वो ऑरेंज कलर जब डालेंगे तो वो हल्का सा येलोइश में आ जाता है उसके अंदर। आई होप बात समझ। तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी बेसिक है या फिर आपका क्या है, सिंपल न्यूट्रल है, क्योंकि पानी और बेसिक में ऑलमोस्ट सेम कलर देता है वो। तो यहां पर जब जैसे ही कलर रेड होगा, जैसे ही कलर रेड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका क्या है, एसिडिक मीडियम आ गया। आई होप बात समझ आ गई, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन क्या बताएगा? जैसे ही आपका बेसिक मीडियम होगा वो बता देगा, जैसे ही आपका यहाँ पे एसिडिक मीडियम होगा ये बता देगा। चलिए अब सुनिए इस बात। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में फिनोप्थिलीन डाल रहे हैं। फिनोप्थिलीन जो है उसकी वर्किंग रेंज जो होती है जनरली होती है आपकी 8.3 से 10.6। 10.6 से भी ज्यादा होगा तब भी वो सेम कलर ही देगा, ज्यादा इंटेंसिटी में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम जैसे ही क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कलर मिलेगा, पिंक कलर मिल जाएगा पानी के अंदर। तो जैसे ही हम उसके अंदर H2SO4 डालते जाएंगे, पिंक कलर लाइट होते जाएगा, लाइट होते जाएगा, लाइट होते जाएगा। जैसे ही आपके इस पॉइंट के आसपास पहुंचेगा, जैसे ही आपके इस पॉइंट के आसपास पहुंचेगा, 7 के आसपास पहुंचेगा, उसका कलर यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमारा क्या हो गया है, ये वाला पीएच जो हो गया है वो अटेन हो गया, ये वाला पीएच जो हो गया वो अटेन हो गया, क्योंकि 8.3 जैसे कम होता है, बहुत बहुत ही ना के बराबर येलो पिंक कलर देता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है धीरे 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 धीरे। चलिए, तो ये इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपकी कौन कौन सी एल्कलिनिटी कंज्यूम करती है हमारे पॉजिटिव आयन? एक कॉस्टिक एल्कलिनिटी, एक कार्बोनेट एल्कलिनिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सुनिए इस बात को बहुत ढंग सुनिएगा। यहां पर आपका ये है, यहां, अरे इसको यूज करता हूं, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। यहां पर वाई एक्सेस पे है पीएच, और यहां पर एक्स एक्सेस पे है आपका वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, कितना हमने एसिड डाला है वो है। तो यहां पर ये जो फर्स्ट फेज में जो आपका एसिड कंज्यूम हुआ है यहां से लेके यहां तक, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 1 ml होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 ml, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में जो एसिड यूज हुआ है उसको मैं PML बोलता हूँ। कितना बोलता हूँ? PML। क्यों? क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे भैया, फर्स्ट फेज में फिनोप्थिलीन कलर चेंज हो जा रहा है, तो वो हम उसको बोलते हैं फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी। नाम देना है, नाम दे दिया बस, लेकिन एक्चुअल में कौन सी है? कॉस्टिक और आपकी कार्बोनेट, तो अलग अलग नाम बोल के एक और नाम दे दिया है फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई, ठीक है। और यहां पर ये जो पानी, सॉरी, ये जो आपका एसिड यूज हुआ है, दिस टोटल एसिड, इसको मैं बोलता हूं मेरा टोटल एल्कलिनिटी, या फिर इसको मैं MML बोल दूंगा, या फिर TML, कुछ भी आपके बुक्स में अलग अलग चीज लिखी होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका टोटल कितना एसिड यूज हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट फेज में या फिर हम बोलो फिनोक्सिलिन एल्कलिनिटी जब जिसको एमएल यूज हो रहा है हमारा, उस उतने में आपका कंप्लीट कॉस्टिक एल्कलिनिटी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। सिंपल बोल दूं, यूटिलाइज बोल दूं या न्यूट्रलाइज बोल दूं, कुछ बोल दूं, कंप्लीट OH नेगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो जा रहे हैं। एंड हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्कलिनिटी, half of carbonate alkalinity is consumed। सर हाफ क्यों लिखा, हाफ क्यों लिखा? सुनो इस बात, प्लीज सुनो इस बात को। मैंने आपको बताया कि हम एल्कलिनिटी जो हम निकाल रहे हैं, एल्कलिनिटी जो हम निकाल रहे हैं वो किसकी मदद से निकाल रहे हैं? हम देख रहे हैं कितना एसिड यूज हुआ है, ठीक है, फिर उसको ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। बात समझ आ रही है? उतना ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में जो एसिड यूज हुआ है वो तो कन्वर्ट कर रहा है कार्बोनेट एल्कलिनिटी को बाइकार्बोनेट में, ठीक है। तो जो ये बनी है बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, वो भी तो आपका यहां पे क्या करेगी, H पॉजिटिव आयन को कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो जितनी यहां पे आपका एसिड यूज हुआ है उतना ही यहां पे यूज हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना यूज होना था, 2H यूज होना था, एक्चुअल में 2H पॉजिटिव आयन यूज होने थे, ठीक है, टू कन्वर्ट CO3 ट्वाइस नेगेटिव इनटू H2CO3, टू कन्वर्ट। फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन यूज हुआ है टिल 8.3 pH। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भैया सिर्फ अभी आधा एसिड डला है, आधा और डलना है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो जब आधा एसिड डला है इसका मतलब यह है कि आधी ही एल्कलिनिटी कंज्यूम हुई है। तो यही तो लिखा है मैंने, हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्कलिनिटी इज कंज्यूम, ठीक है, टिल pH 8.3 कंप्लीट OH नेगेटिव जो आयंस हैं वो कंज्यूम हो गए या फिर कंप्लीट कॉस्टिक एल्कलिनिटी कंज्यूम हो गई है, एंड हाफ ऑफ योर कार्बोनेट एल्कलिनिटी इज कंज्यूम्ड, एंड हाफ ऑफ योर कार्बोनेट एल्कलिनिटी इज कंज्यूम्ड। क्यों? क्योंकि वो और एसिड लेगी तो वो और एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ CaCO। क्लियर होनी चाहिए बात, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 8.3 जैसी आता है आपको यहाँ पे कर्व में चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी स्लोप चेंज हो जाती है। फिर 8.3 के बाद जब आप अपना दोबारा नॉब खोलते हैं ब्यूरेट का, उसके अंदर और एसिड गिरता है टिल pH ऑफ 4.5, एक मिनट, टिल pH ऑफ 4.5 यहां पर क्या होगा, आपकी एल्कलिनिटी कंज्यूम होती जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई। टिल pH ऑफ 4.5 आपकी एल्कलिनिटी कंज्यूम हो जाएगी। एट pH 4.5 हम ये कहते हैं मेरी कंप्लीट एल्कलिनिटी कंज्यूम हो गई है, कंप्लीट एल्कलिनिटी कंज्यूम हो गई एट pH 4.5। समझ आ गई बात? इसका मतलब यह है कि 8.3 से 4.5 के pH के बीच में क्या होगा, HCO3 नेगेटिव आयन जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके H2CO3 में, और जो HCO3 नेगेटिव आयन जो हैं दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट आयन वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे H2CO3 में, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2CO3 में हो जाएंगे। तो यहां पे ये वाले आयंस भी कंज्यूम करेंगे, ये वाले आयंस भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे H पॉजिटिव आयन। तो मैं ये कह सकता हूं एट अ pH 4.5 कंप्लीट एल्कलिनिटी इज कंज्यूम। ये दो पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे ना,
अब तो आपकी क्या हो गई है, एसएससी जेई में भी आपका कैलकुलेटर अलाउड हो गया है। गेट में तो आ ही सकता है, एसएससी जेई में भी आप कैलकुलेटर अलाउड हो गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। लेकिन ये पॉइंट जरूर याद करना, टिल पीएच 8.3 कंप्लीट योर कॉस्टिक एल्कनिटी एंड हाफ ऑफ योर कार्बोनेट एल्कनिटी इज कंज्यूम्ड। और 8.3 से 4.5 क्या होगा, ये आपका कंप्लीट एल्कनिटी एट, यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट, एट पीएच ऑफ 4.5 complete alkalinity is consumed। चलिए, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखिए, अब यहां पर हमारा जो टेबल था उसी पे जाते हैं, हाँ सॉरी ग्राफ पे। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब हमारे पास दो क्वांटिटी हैं कि पीएमएल कितना यूज हुआ है और आपका एमएमएल या फिर टोटल हमारा कितना यूज हुआ है। एम की जगह मैं टी लिख देता हूं, ज्यादा समझ आएगा आपको। टोटल कितना यूज हुआ है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इसको मैं दोबारा यूज कर लेता हूं। अब सुनेंगे इस बात को। तो ये है आपका फर्स्ट फेज में कितना एसिड यूज हुआ है और ये है आपका टोटल एसिड कितना यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सुनेंगे इस बात को बहुत ढंग से। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि P इज इक्वल टू P इज नॉट इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू, या सॉरी T इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि भैया आपका P जो है वो 0 नहीं हुआ, P है लेकिन T 0 हो गया। अरे भैया T जो है, सुनो चलो इसको एक काम करते हैं, अभी मैं P को मैं लिख रहा हूं X, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक को मैं लिख रहा हूं Y। तो ये जो टोटल है ये हो जाएगा X प्लस Y, इसको मैं T बोल दे रहा हूं X, क्योंकि यहां से लेके यहां तक X है, यहां से लेके यहां तक Y है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा, जिसको मैं T बोल रहा हूं। आई होप बात समझ होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनेंगे बहुत ढंग से, बहुत ज्यादा ढंग सुनेंगे। तो यहां पर क्या ऐसा हो सकता है, यहां पे ऐसा हो सकता है कि भैया x इज नॉट इक्वल टू 0, P का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 0 बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। y क्या है, आपका कितना एसिड यूज किया है एक्स्ट्रा आफ्टर फर्स्ट फेज, आफ्टर 8.3 pH। अगर y 0 हो सकता है ना, मैक्स टू मैक्स y 0 हो जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि भैया x यूज हुआ है, टिल 8.3 pH आपका एसिड यूज हुआ है, तो आपका x प्लस वाई कैसे 0 हो जाएगा। तो ये चीज तो बिल्कुल बुलशिट है, ये आपका क्या है, गलत है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां पे लिख दे रहा हूं P is not equal to 0 and T is equal to 0, not possible। ये x और y की तरह जो मैं समझा रहा हूं ना, ये कोई नहीं समझाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, सर ये ऐसा है, ये ऐसा है। जरा सब समझो इस बात को बहुत ढंग से। तो यहां पे दूसरा कंडीशन आता है कि आपका क्या हो जाए, P is equal to 0 and M is not equal to 0। P is equal to 0 and M is not equal to 0। P 0 होने का मतलब क्या है कि 8.3 pH तक, सुनो इस बात को बहुत ढंग से, आपका यहां पे पानी था, इसका pH जो था वो 8.3 से ज्यादा था। फॉर एग्जांपल यहां पे pH हम 11 मान लेते हैं, pH हम क्या मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं। तो यहां पे 11 से लेके 8.3 तक लाने के लिए जो एसिड यूज हुआ है उसको मैं PML बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि P इज इक्वल टू 0,
P इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहां पे कोई भी एसिड यूज नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है मतलब क्या है, pH ऑलरेडी 8.3 था। अगर pH ऑलरेडी 8.3 है या उससे नीचे है तो आपका P तो 0 ही हो जाएगा। तो M की जगह T कर दो, मैं बार बार M लिख दे रहा हूं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो X तो 0 हो सकता है, x तो 0 हो सकता है, लेकिन आपका x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 है तो यहां 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड फेज में अगर pH 8.3 है तो यहां पे आपकी बायकार्बोनेट एल्कलिनिटी हो सकती है पानी के अंदर। हो क्या सकती होगी, तभी तो pH 8.3 है, वो तो कुछ ना कुछ एसिड कंज्यूम करेगी। तो यहां पर ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे केस में जहां पर P इक्वल टू 0 हो और आपका T इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि यहां पे OH नेगेटिव आयन और कार्बोनेट आयन दोनों कितने हैं, 0। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, बायकार्बोनेट एल्कलिनिटी है, ओनली दिस इज प्रेजेंट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस पेज को ऊपर ला लेते हैं, एक पूरी टेबल ही बन जाएगी हमारी। चलिए, तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा P इज नॉट इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या है, P इज इक्वल टू 0, T इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज में कोई भी आपका एसिड यूज नहीं हुआ है, पानी का pH ऑलरेडी 8.3 था, देयरफॉर इनकी जो कंसंट्रेशन है इट इज इक्वल टू 0, ओनली SCO3 नेगेटिव आयन जो हैं ये प्रेजेंट है। समझ आ गई बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा हूं कि भैया यहां पे आपका P जो है वो T के बराबर है, P जो है वो T के बराबर है। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है, जरा सुनो इस बात को, जरा सुनो इस बात को। यहां से लेके यहां तक x, यहां से लेके यहां तक y, और ये आपका यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, x प्लस वाई। ठीक है, अब सुनो, यहां पर हम कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू टी, यहां से लेके यहां तक P। क्लियर है? P की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है। T की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। ये कैसे हो सकता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई? ये तभी हो सकता है जब y की वैल्यू क्या हो, 0 हो। y की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 0 है मतलब सेकंड फेज में आपका कोई भी एसिड यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये वाली कर्व आएगी ही नहीं, ये वाली कर्व आएगी ही नहीं, सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा। अगर सिर्फ इतना ग्राफ बन रहा है, ये आगे वाला ग्राफ जो है वो बन ही नहीं रहा है। दिस ग्राफ जो मैं रेड से बनाया हूं ये बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि SCO3 नेगेटिव आयन नहीं होंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट फेज का बन रहा है, इसका मतलब है OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, अब यहां पे CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन होंगे या फिर नहीं होंगे, ये आप थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या सोचा था। ठीक है, तो यहां पर आपके CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये होते तो ये बनाते आपके SCO3 नेगेटिव आयन, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सर्टेन अमाउंट का एसिड यूज होता इन द सेकंड फेज। 8.3 के बाद यहां पे क्या होता, आपका कुछ ना कुछ एसिड यूज होता है, लेकिन यूज नहीं हुआ है, तभी देयरफॉर ये वाला ग्राफ है ही नहीं, ये वाला ग्राफ है ही नहीं। बात समझ आ गई? देयरफॉर यहां पे क्या है, इस केस में आपकी ओनली OH नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, एंड यहां पे SCO3 नेगेटिव आयन एंड CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ओनली कॉस्टिक एल्कलिनिटी,
ओनली कॉस्टिक एल्किलिनिटी इज प्रेजेंट। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट केस, ये मेरा सेकंड केस, ये मेरा थर्ड केस। अब देखिए, अब यहां पे कह रहा हूं कि मेरा यहां पे 2p इज इक्वल टू m है। 2p इज इक्वल टू m। 2p इज इक्वल टू m का मतलब क्या है? 2p इज इक्वल टू m का क्या मतलब क्या है? मैं एक काम करता हूं, इस इमेज को मैं कॉपी कर सकता हूं। अरे होगी कॉपी, बहुत बढ़िया। इसको मैं बार बार यूज करते रहूंगा इस इमेज को, समझाने के लिए काम आएगी। तो मैं कह रहा हूं 2p इज इक्वल टू m, फिर m बोल दिया t, 2p इज इक्वल टू t। आप सुनो इस बात को, तो यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है? p है, और यहां से लेके यहां तक क्या है? मेरा t है। ठीक है, 2p इज इक्वल टू t का मतलब क्या है कि यहां पे p की वैल्यू मैंने क्या बोलती? x, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या बोलती? y। तो यहां पे आपका p की वैल्यू है x, और t की वैल्यू कितनी है? x प्लस y। यही है। अब सुनो, तो यहां पे 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो यहां पे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, ये निकल के आ गया है। जरा समझो इस बात को, क्या है इसका बात का मतलब? यह है कि जितना एसिड pH 8.3 लाने में हुआ है, जितना एसिड इनिशियल से pH 8.3 लाने में हुआ है, उतना ही एसिड pH 8.3 से 4.5 लाने में हुआ है। जितना फर्स्ट फेज में एसिड यूज हुआ है, उतने सेकंड फेज में एसिड यूज हुआ है। ये तो मतलब हुआ। अब जरा इसका मतलब समझो, क्या हुआ। ये तभी होगा जब यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो? आपकी कार्बोनेट एल्कलिनिटी प्रेजेंट हो और कुछ प्रेजेंट ना हो। ये तब होगा जब यहां पे आपकी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट एल्कलिनिटी प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि उसी में क्या होता है, जितना कार्बोनेट एल्कलिनिटी यूज होती है, क्योंकि उसी की केस में क्या होता है, जितनी कार्बोनेट एल्कलिनिटी यहां पे H पॉजिटिव आयन को कंज्यूम करती है, उतना ही यहां पे क्या कर देती है? SCO3 नेगेटिव आयन बना देती है। और ये SCO3 नेगेटिव आयन अगेन उतना ही एसिड यूज करते हैं टू फॉर्म H2CO3। तो ये आपका फर्स्ट फेज में जो एसिड यूज हुआ है और जो ये सेकंड फेज में जो एसिड यूज हुआ है, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। देयरफॉर यहां पर ये जो SCO3 नेगेटिव आयन है, ये वो हैं जो यहां से फॉर्म हुए हैं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। मैंने बताया था दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके फॉर्म हो या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर होगी बात? चलो अब आगे देखिए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 2p इज इक्वल टू t के केस में ओनली CO3 ट्वाइस नेगेटिव क्या होंगे? आर प्रेजेंट। OH नेगेटिव आयन एंड SCO3 नेगेटिव आयन आर एब्सेंट, ये नहीं प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब सुनो इस बात को, बहुत ढंग सुनो। सर आप कैसे कह सकते हो कि OH नेगेटिव आयन नहीं है? अरे भैया, अगर OH नेगेटिव आयन होते तो एसिड कौन कौन यूज करता? आपके OH नेगेटिव आयन होते, OH नेगेटिव आयन यूज करता फर्स्ट फेज में, और आपका CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन यूज करता। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आयन जो है वो आपका 10 ml यूज कर रहा है, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन जो है वो आपका 20 ml यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता फर्स्ट फेज में, H2O बनाया था, ये बनाया था SCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज में जो यूज हुआ 30 ml हुआ।
लेकिन सेकंड फेज में जो SCO3 नेगेटिव आयन है ये अगेन 20 ml यूज करता है, जितना ये यूज होता है उतना ही यहां पे यूज होता। तो सेकंड फेज में तो 20 ml यूज हो रहा है, दोनों इक्वल कहां है, एक में 30 एक में 20, ठीक है। देयरफॉर यहां पे OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट P इज इक्वल टू P is more than m/2, P is more than m/2, या फिर मैं बोल सकता हूं 2P is more than m, 2 इधर चले गया, तो P की वैल्यू कितनी है x, अरे m क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे T लिखना है यार, बार बार मैं हमेशा m से ही पढ़ाता था। तो 2x is greater than x plus y, तो यहां पे x इस तरफ ले आओ, तो x is more than y, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज में जो एसिड यूज हो रहा है वो सेकंड फेज से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो अभी केस बताया था कि फर्स्ट फेज में OH जो था वो 10 ml यूज कर रहा है, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन जो है वो 20 ml यूज कर रहा है, तो यहां पे फर्स्ट फेज में हुआ 30 ml और सेकंड फेज में जो हमारा SCO3 नेगेटिव आयन बना वो यूज करेगा 20 ml। तो ये फर्स्ट फेज में हुआ 30 ml और सेकंड फेज में हुआ आपका 20 ml, तो यही तो केस हुआ, x इज मोर देन y, x इज मोर देन y, यही तो केस हुआ। इसका मतलब यह है कि आपका यहां पे क्या है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी भी प्रेजेंट है, आपकी यहां पे बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो दीज टू आर प्रेजेंट एंड SCO3 नेगेटिव आयन जो है एब्सेंट है। और इसका एक और केस, इसका अपोजिट हो जाए तो अगर P जो है वो लेस देन T/2 हो जाए तो 2P इज लेस देन T, 2x इज लेस देन x प्लस y एंड x इज लेस देन y। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फेज में जो एसिड यूज हुआ है इट इज लेस देन सेकेंड फेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे, क्योंकि होते तो कुछ कंज्यूम करते। यहां पे फर्स्ट फेज में एसिड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन यूज होंगे, ठीक है। ये जो होंगे वो SCO3 नेगेटिव आयन को बनाएंगे। और अगर सुनो इस बात को, अगर खाली ये होते तो भैया ये दोनों तो इक्वल एसिड यूज करते, जितना SCO3 नेगेटिव आयन ट्वाइस नेगेटिव आयन यूज करता उतना ही बाइकार्बोनेट आयन यूज करता, लेकिन यहां पे ज्यादा यूज हो रहा है सेकंड फेज में। इसका मतलब है कि कुछ जो यहां पे बाइकार्बोनेट बने हैं वो, और जो बाइकार्बोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो बाइकार्बोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो भी एसिड यूज कर रहे हैं, देयरफॉर इस केस हो रहा है। तो यहां पे इस वाले केस में कौन कौन होंगे, इस वाले केस में आपके OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे, कार्बोनेट आयन होंगे, SCO3 नेगेटिव आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर, ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर। तो ये आपका केस बन के आ जाएगा। तो यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है। अब देखो P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फेज में एसिड यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड T इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट फेज। P इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 0, खाली कौन होंगे, SCO3 नेगेटिव आयन होंगे, और जो यहां पे एसिड यूज करेगा वो यही यूज करेगा। देयरफॉर जो भी एसिड यूज होगा वो एल्कलिनिटी किसकी फॉर्म में देगा, ये M का मतलब T मैंने बताया, बात एक ही है। वो एल्कलिनिटी किसकी फॉर्म में देगा, CH3 फॉर्म में देगा। वो एल्कलिनिटी आएगी SCO3 नेगेटिव आयन की वजह से। बात समझ आ गई, क्लियर है। P इज इक्वल टू M बताया था, OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे, SCO3 नेगेटिव आयन नहीं होंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सॉरी P इज इक्वल टू M में तो क्या होगा, यहां पे OH नेगेटिव आयन होंगे। सुनो इस बात को, यहां पे जो है ये वाला केस, ये वाला केस कि ग्राफ खाली यहां तक है,
ग्राफ खाली यहां तक है, ठीक है, क्यों? तभी क्या होगा, P इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका यहाँ पे ये सही होगा। तो इसका मतलब है सेकंड फेज में कोई एसिड यूज नहीं हो रहा, सेकंड फेज में कोई एसिड यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन है यहाँ पर, क्योंकि अगर CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन होते तो SCO3 नेगेटिव आयन बनाते, तो सेकंड फेज में कुछ ना कुछ हमारा एसिड यूज होता, तो ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। P इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, या फिर 2p इज इक्वल टू m, बताया था आपको। इस केस में जो जितना फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, जितना फर्स्ट केस में यूज हो रहा है उतना ही फर्स्ट सेकंड फेज में यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि OH नेगेटिव आयन नहीं है, SCO3 नेगेटिव आयन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी एसिड यूज होगा दैट विल रिप्रेजेंट योर alkalinity in the form of CO3 because of carbonate ion। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे P इज लेस देन, सुनिए इस बात को देखिए, ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ। सेकेंड फेज यहाँ पे क्या है, P इज लेस देन, ये है, तो यहाँ पे 2p इज लेस देन m, 2p इज लेस देन m या फिर t, जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पे 2x इज लेस देन x प्लस वाई, x इज लेस देन y। तो ये केस क्या था कि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन नहीं है, तभी फर्स्ट फेज में यूज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है आपके CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन, SCO3 नेगेटिव आयन। तो उस केस में कि कौन सा आयन कितना एसिड यूज कर रहा है, कैसे निकालें, कौन सा आयन कितना एसिड यूज कर रहा है कैसे निकालें, जरा देखो, कौन सा आयन कितना एसिड यूज कर रहा है कैसे निकालें। ये रहा, इसको मैं इधर कर देता हूं, कौन सा आयन कितना एसिड यूज कर रहा है कैसे निकालें, जरा उसको देखो। तो फर्स्ट फेज में x ml, y सेकंड फेज में y ml, ठीक है। तो यहां पे हमने बोला कि यहां पे OH नेगेटिव आयन नहीं है, यहां पे कौन से हैं, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन है, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर है आपके SCO3 नेगेटिव आयन। देखो, तो यहां पे XML जो है, जो फर्स्ट फेज में फिनोक्सिलिन जो एल्कलिनिटी आ रही है, जो वो तो पता चल जाएगा ना कि जैसे ही आपका रंग चेंज होगा आपको पता चल जाएगा कि हमें भैया 8.3 का pH मिल गया है, ठीक है। तो XML जो यूज हुआ है, वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन, ठीक है। तो सिंपल जो PML यूज हुआ है, XML हम यहाँ पे P लिख रहे थे ना, ठीक है। तो जो PML यूज हुआ है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन याद रखना सर ये 2p क्यों आया, अरे भैया 2p इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो आपका CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है SCO3 नेगेटिव आयन में। तो मतलब हमारा एक CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन को यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H पॉजिटिव आयन लग रहे हैं। तो अगर यहां पे फर्स्ट फेज में PML यूज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपका हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है, अभी और एसिड लेगा, तो इसका मतलब है टोटल जो एसिड इसने कंज्यूम किया होगा, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन ने, वो 2p यूज किया होगा, p नहीं 2p यूज किया होगा। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। P तक तो खाली हाफ कन्वर्ट हुआ था ना, अभी उसके अंदर और पावर है, तो वो और एसिड यूज करेगा, तो टोटल एसिड कितना यूज किया होगा उसने, 2p, तो 2p आ गया, ठीक है। और टोटल एसिड कितना यूज किया है, m या फिर t। तो H नेगेटिव आयन जो SCO3 नेगेटिव आयन है उन्होंने कितना यूज किया होगा, m माइनस 2p। अरे समझो ना इस बात को, देखो
यहाँ पर ना क्या समझाऊं, एक गेम खेलते हैं, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। एक गेम मैंने बनाया, एक है आपका यहाँ पर कटप्पा, एक है यहाँ पर बाहुबली, एक है यहाँ पर बाहुबली। कटप्पा जो है यहाँ पे 10 लोगों को मार सकता है, ठीक है। बाहुबली जो है वो यहाँ पे 20 लोगों को मार सकता है। लेकिन बाहुबली का बेटा भी जो है वो भी यहाँ पे 20 लोगों को मार सकता है। बाहुबली का बेटा भी तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अगर सामने से 40 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, 10 को कौन मारेगा? 10 को कौन मारेगा? 10 को मारेगा आपका कटप्पा। 40 नहीं 50 करते हैं। 10 को कौन मारेगा? कटप्पा। 20 को कौन मारेगा? बाहुबली। और 20 को और कौन मारेगा? इसका बेटा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं, यहां पर मैं भी बोलूं, यहां पर मैं ये बोलूं कि टोटल 50 लोग थे, टोटल 50 लोग थे, 20 को बाहुबली ने मारा, 20 को उसके बेटे ने मारा, ठीक है। तो बताओ कटप्पा ने कितने लोगों को मारा होगा? कटप्पा ने कितने लोगों को मारा होगा? तो आप क्या करेंगे? 50 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 10। या फिर 50 माइनस 2 इंटू 20, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? सेम लोगों को मार रहे हैं, बचा 10। तो ये 50 क्या था? टोटल। ये 20 क्या था? पी। क्या यही नहीं बनेगा? कटप्पा कितने मारेगा? यही तो मारेगा। समझ आ गई बात? यही चीज यहां पे लिखी गई है, m माइनस 2p, m माइनस 2p। चलिए, अब यहां पे दूसरा क्या है? p इज मोर देन हाफ ऑफ m। अब इसको देखो, p इज मोर देन हाफ ऑफ m। p इज मोर देन हाफ ऑफ m या फिर t, जो भी है। तो 2p इज मोर देन m या फिर t, कुछ भी आप जो लिख रहे हैं। तो 2x इज मोर देन x प्लस वाई, x इज मोर देन y। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव आयन होंगे, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन होंगे, SCO3 नेगेटिव आयन ऑलरेडी पानी के अंदर नहीं होंगे, ऑलरेडी पानी के अंदर नहीं होंगे। चलिए अब आते हैं ग्राफ पे। तो यहां पे ये है आपका P और ये टोटल है, ये आपका T या फिर M, कुछ ही बोल लो, ठीक है। तो यहां पर सेकंड फेज में आपका कुछ ना कुछ एसिड यूज हो रहा है। X इज मोर देन Y आ रहा है, ठीक है, Y जीरो नहीं है, X इज मोर देन Y। सेकंड फेज में कुछ ना कुछ एसिड यूज हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हो CO3 नेगेटिव है ही नहीं, पानी के अंदर बाइकार्बोनेट है ही नहीं, यही तो कह रहे हो। तो यहां पे ये कौन यूज कर रहा होगा? ये वो वाले बाइकार्बोनेट यूज कर रहे होंगे जो आपके कार्बोनेट से बने हैं, जो कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बने हैं वो यूज कर रहे होंगे ये वाला एसिड। आई होप बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहां पर y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m माइनस पी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक m बोल दो या t बोल दो, जो भी बोल दो। तो यहां से लेके यहां तक m है, यहां से लेके यहां तक p है। तो सेकंड फेज में y कितना हो जाएगा? m माइनस पी। तो ये तो इतना एसिड YML कौन यूज कर रहा है? SCO3 नेगेटिव आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर YML SCO3 नेगेटिव आयन यूज कर रहे हैं वो वाले जो CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन से बने हैं, ठीक है, इसका मतलब है CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन मेरे 2Y यूज कर रहे होंगे। अरे भैया सुनो ना, सुनो, मेरे CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन H पॉजिटिव से कंबाइन करके बना रहा है SCO3 नेगेटिव आयन H पॉजिटिव से कंबाइन करके बना रहा है H2CO3, ठीक है। तो ये यूज हो रहे हैं H पॉजिटिव आयन,
ये यूज हो रहे हैं YmL। तो भैया ये दोनों यहां पे भी कितना यूज हो रहा होगा, YmL हो रहा होगा, तो टोटल कितना यूज हो रहा होगा CO3 ट्वाइस नेगेटिव के लिए, 2Y। टोटल कितना यूज हो रहा होगा 2Y, और Y की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू जो है वो है आपकी M-P। तो टोटल कितना यूज हो रहा होगा 2Y, तो टोटल CO3 के लिए यूज हो रहा 2 इंटू M-P। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू M-P। तो OH नेगेटिव आयन कितना यूज हो रहा होगा, OH नेगेटिव आयन यूज कर रहा होगा एसिड, M टोटल था M, CO3 ने इतना यूज कर लिया 2M-P, आंसर आ जाएगा 2P-M। तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। मैंने टेबल बना के दे दी है, अगर याद करना है याद कर सकते हैं, नहीं याद करना तो मैंने पूरा समझा दिया है कैसे कैसे निकालना है, एग्जाम में आप निकाल सकते हैं।